अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाय डब्ल्यूडब्ल्यूई के दो और फॉर्मर सुपरस्टार बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने वाले गए। लूचा ब्रोज के सीएमएल पर डेब्यू करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू के इस साल के ग्रैंड स्लैम को लेकर एईडब्ल्यू की ऑफिशियल डेट सामने आ चुकी है। जॉन मॉक्सली के एनजेपीडब्ल्यू में जीवन क्लाइमेक्स में एंटर करने को लेकर टेट्सुया नाइटो का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस, वहीं एईडब्ल्यू में रेसलर्स के ईयरली सैलरी को लेकर डब्ल्यूओएन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले कुछ सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई के काफी सारे रेसलर्स ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया है। और अब यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के दो और फॉर्मर सुपरस्टार मंसूर और मेसन का नाम जुड़ने वाला है। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कुछ महीने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा एमएक्सएम को यहां पर फायर कर दिया गया था। और गाइस, मंसूर मेसन के डब्ल्यूडब्ल्यूई से फायर होने के बाद पिछले 2 हफ्तों से एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर इन दोनों को देखा गया है। और गाइस, लास्ट वीक एईडब्ल्यू के कोलिजन और इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट, दोनों ही शो के ऊपर मंसूर और मेसन मौजूद थे। और गाइस, यहां पर मंसूर ने खुद ये पॉडकास्ट पर कंफर्म किया है कि वो करंटली एईडब्ल्यू कंपनी के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। और अगर यहां पर सब कुछ सही जाता है तो गाइस, मंसूर और मेसन पॉसिबली एईडब्ल्यू के ऊपर डेब्यू करेंगे। वेल गाइस, यहां पर इस चीज को लेकर भी अपडेट आ रही है कि पॉसिबली टोनी खान मंसूर और मेसन को लाने तो वाले गए, बट ये दोनों एईडब्ल्यू पर काम ना करके बल्कि आरओएच के ऊपर काम करेंगे। वेल, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान मंसूर और मेसन को एईडब्ल्यू और आरओएच में कहां यूज करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही डेब्यू करने की, तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर लूचा ब्रोज और मिस्टिको के ड्रीम टीम के कंफर्म होने के बाद अब लूचा ब्रोज के सीएमएल पर डेब्यू करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस, ये बात तो मैं आपको 2 दिन पहले ही बता चुका हूँ कि लूचा ब्रोज ने अब यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को क्विट कर दिया है। और गाइस, रे फिनिक्स और पेंटागन के ट्रिपल ए को क्विट करने के बाद ही इन दोनों को फॉरबिडन डोर पर काम करने की परमिशन मिली गई। और अब जबकि ये दोनों फॉरबिडन डोर के ऊपर मिस्टिको के साथ टीम अप कर रहे गए और इन दोनों ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ये यहाँ पर मैक्सिको के अंदर अब लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के लिए काम नहीं करेंगे। तो गाइस, यहीं इन दोनों के यहाँ पर सीएमएलएल पर डेब्यू करने को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस, यहाँ पर डब्ल्यूओएन ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट में ये कंफर्म कर दिया है कि पेंटागन जूनियर और रे फिनिक्स के ट्रिपल ए को क्विट करने के बाद अब इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि पॉसिबली ये दोनों जल्दी सीएमएलएल के ऊपर उनका डेब्यू करे। और वैसे तो पेंटागन पहले भी सीएमएलएल के ऊपर काम कर चुके गए, बट गाइस इस बार ये दोनों प्रॉपरली सीएमएलएल के ऊपर डेब्यू करेंगे। और क्योंकि एईडब्ल्यू, एनजेपीडब्ल्यू और सीएमएल के साथ काम कर रहे हैं, तो गाइस इसीलिए इन दोनों के ट्रिपल ए को क्विट करने के बाद अब पॉसिबली पेंटागन और रे फिनिक्स सीएमएल और एनजेपीडब्ल्यू दोनों कंपनी के ऊपर इस साल काम कर सकते गए। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि पेंटागन और रे फिनिक्स सीएमएलएल के ऊपर उनका डेब्यू कब करते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के साल के बिगेस्ट डायनामाइट शो, एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू का ग्रैंड स्लैम डायनामाइट साल का बिगेस्ट डायनामाइट होता है। और हर साल ऑथर ऐसे स्टेडियम के अंदर एईडब्ल्यू उनके डायनामाइट ग्रैंड स्लैम को होल्ड करती है, जहां पर एईडब्ल्यू के 2 घंटे के ग्रैंड स्लैम डायनामाइट के लाइव जाने के बाद एईडब्ल्यू सेम अरीना के अंदर उनके रैंपेज शो को टेप करती गए। और जहां नॉर्मली एईडब्ल्यू का रैंपेज 1 घंटे का होता है, वहीं हर साल ऑथर ऐसे स्टेडियम के अंदर एईडब्ल्यू यहां पर उनके रैंपेज को लेकर जब ग्रैंड स्लैम करती गए तो एईडब्ल्यू का रैंपेज शो 2 घंटे का होता है। बट गाइस, अब यहाँ पर इस साल एईडब्ल्यू कंपनी ग्रैंड स्लैम यहाँ पर करने तो वाली गए, बट ये ग्रैंड स्लैम एईडब्ल्यू के रैंपेज के लिए ना होकर बल्कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के लिए होने वाला है। गाइस, यहाँ पर ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि इस साल के एईडब्ल्यू का डायनामाइट ग्रैंड स्लैम शो एईडब्ल्यू ऑथर एस स्टेडियम के अंदर हमें यहाँ पर 25 सितंबर को करती हुई दिखाई देगी। और गाइस, 25 सितंबर को एईडब्ल्यू का डायनामाइट ग्रैंड स्लैम ऑथर एस स्टेडियम के अंदर वेडनेसडे को लाइव जाने के बाद एईडब्ल्यू यहाँ पर उनकी 2 घंटे का शो टेप करेगी, जो यहाँ पर इस बार एईडब्ल्यू का रैंपेज ना होकर बल्कि एईडब्ल्यू का कोलिजन शो होने वाला है। और एईडब्ल्यू करंटली ये एडवर्टाइज कर रही है कि इस साल वो एईडब्ल्यू के 4 घंटे का शो करेंगे, जहां 2 घंटे का लाइव डायनामाइट होगा, तो वहीं एईडब्ल्यू कंपनी उनके 2 घंटे का कोलिजन ग्रैंड स्लैम टेप करने वाली है। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि यहाँ पर इस साल ऑथर एस स्टेडियम के अंदर रैंपेज की जगह कोलिजन का ग्रैंड स्लैम होने वाला है, तो
आखिर यहाँ पर उस वीक के अंदर AEW के रैम्पेज शो का क्या होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जॉन मॉक्सली के अपकमिंग चैलेंजर टेत्सुया नाइटो की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर टेत्सुया नाइटो की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर लगभग 24 घंटों के अंदर जॉन मॉक्सली और टेत्सुया नाइटो फॉरबिडन डोर पर आमने सामने होने वाले गए। और गाइस ये दोनों IWGP वर्ल्ड टाइटल के लिए कम्पीट करेंगे। और यही फॉरबिडन डोर पर इन दोनों के इस मैच से पहले टेत्सुया नाइटो का इस मैच को लेकर बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है, जहां पर टेत्सुया नाइटो ने जॉन मॉक्सली को मॉक करके ये कहा है कि जॉन मॉक्सली जब भी NJPW के शो पर अपीयर होते गए तो वो यहां पर ये बोलते गए कि वो NJPW को रिप्रेजेंट करते गए और वो यहां पर जब तक IWGP वर्ल्ड चैंपियन थे तब तक वो यहां पर दुनिया भर में NJPW को रिप्रेजेंट करेंगे। बट गाइस यहां पर रियलिटी ये है कि जॉन मॉक्सली NJPW को रिप्रेजेंट ना करके बल्कि AEW को रिप्रेजेंट करते गए। और गाइस यहां पर NJPW के मुकाबले क्योंकि मॉक्सली AEW पर ज्यादा रेसल करते गए तो इसीलिए मॉक्सली NJPW को ना रिप्रेजेंट करके बल्कि AEW को रिप्रेजेंट कर रहे गए। और इसीलिए टेत्सुया नाइटो फॉरबिडन डोर पर ये मेक श्योर करेंगे कि वो यहाँ पर IWGP टाइटल को दोबारा जीते, क्योंकि मॉक्सली के पास ये टाइटल होना NJPW ब्रांड के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग बात है। और गाइस यहाँ पर नाइटो का ये भी कहना है कि अगर यहाँ पर गलती से भी नाइटो टाइटल मैच हार जाते गए तो गाइस नाइटो यहाँ पर इस साल के जीवन क्लाइमेक्स को सेक्रीफाइस करेंगे और वो यहाँ पर उनकी जगह जीवन क्लाइमेक्स के अंदर जॉन मॉक्सली को एंट्री देंगे। और गाइस अब जबकि नाइटो ने ये बोल दिया है कि वो यहाँ पर फॉरबिडन डोर पर टाइटल मैच को अगर हार जाते गए तो वो यहाँ पर जीवन क्लाइमेक्स को क्विट कर देंगे और उनकी जगह मॉक्सली जीवन क्लाइमेक्स में एंटर करेंगे। तो गाइस मुझे यहाँ पर ये चीज और भी ज्यादा कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है कि पॉसिबली नाइटो फॉरबिडन डोर के ऊपर दोबारा से IWGP वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले गए। मतलब ये तो फॉरबिडन डोर को देखकर पता चलेगा कि नाइटो फॉरबिडन डोर के ऊपर वर्ल्ड टाइटल को दोबारा जीत पाते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ईयरली सैलरी की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर AEW के ईयरली सैलरी की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के अंदर आज के टाइम पर ऐसे काफी सारे रेसलर्स हैं जिनको WWE के रेसलर्स के मुकाबले ज्यादा सैलरी मिलती गई। और गाइस AEW के अंदर यंग बक्स जहां रेसलिंग इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड टैग टीम रेसलर है, वहीं मर्सिडीज मोन आज के टाइम के ऊपर पॉसिबली रेसलिंग बिजनेस की हाईएस्ट पेड वुमन रेसलर है। और अब यहाँ पर AEW कंपनी एक साल के अंदर रेसलर्स को सैलरी देने में टोटल कितना पैसा खर्च करती गए, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते AEW के द्वारा लॉस वेगास नेवाडा के अंदर ऑफिशियल टैक्स फिलिंग की गई है। और गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी ने इस साल 24 मई और 25 मई के ऊपर AEW कोलिजन और AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू को MGM ग्रैंड गार्डन लॉस वेगास के अंदर किया था। और गाइस यहाँ पर AEW के इन दो शो के ऊपर AEW के जितने भी रेसलर्स अपीयर हुए थे उन सभी रेसलर्स के सैलरी को लेकर AEW के द्वारा टैक्स फिलिंग की गई है, जिस टैक्स फिलिंग के अंदर AEW कंपनी ने लॉस वेगास नेवाडा को ये बताया है कि AEW कंपनी ने लॉस वेगास में इन दो शो के ऊपर टोटल यहाँ पर रेसलर्स को करीबन 2 मिलियन की सैलरी दी गई। और गाइस अब यहाँ पर इस हिसाब से WON का ये बोलना है कि AEW कंपनी क्योंकि साल के अंदर उनके 52 वीक पर शो करती गए, तो गाइस इस हिसाब से AEW कंपनी एक साल के अंदर रेसलर्स को सैलरी देने के लिए कम से कम $104 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही है। और सिर्फ यहाँ पर रेसलर्स की सैलरी के ऊपर इस टाइम पर AEW कंपनी एक साल में करीबन $104 मिलियन पैसा खर्च कर रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है। वेल गाइस क्योंकि यहाँ पर ये मेजर का अपना कैलकुलेशन है तो मैं इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा, बट गाइस मैं डेफिनेटली ये कंफर्म कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये 104 मिलियन की सैलरी के जो नंबर्स आए गए ये नंबर्स पूरी तरह से करेक्ट नहीं गए, क्योंकि ये नंबर्स यहाँ पर इससे ज्यादा भी हो सकते गए और पॉसिबली इससे कम भी हो सकते गए। बट गाइस फिर भी यहाँ पर AEW कंपनी कम से कम आज के टाइम के ऊपर लगभग यहाँ पर 90 से 100 मिलियन डॉलर की सैलरी तो दे ही रही गए। और ये यहाँ पर WWE के बाहर अब तक की दुनिया के और किसी कंपनी के मुकाबले सबसे ज्यादा सैलरी गए। वेल गाइस ये तो बात ही AEW की सैलरी की। बट गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।